गरीब दर्जी सास की 5 बहू की पत्तों की साड़ी। पैसा कमाने की चाहत में 5 भाई सुरेश, रमेश, महेश, अजीत, राहुल अपने गांव, अपनी पत्नियां और बूढ़ी मां को छोड़कर एक गाड़ी में बैठकर गांव से शहर जा रहे थे। तभी पांचों के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें पांचों में से किसी का हाथ कट जाता है तो किसी का पैर कट जाता है और पांचों जीवन भर के लिए अपाहिज बनकर अपने घर में बैठ जाते हैं। इस हादसे के बाद रमेश की बूढ़ी माँ कमला और पांचों की पत्नियां रिया, दिया, कोमल, पायल, साक्षी का जीवन ही बर्बाद हो चुका था। हमने सोचा था इनके शहर जाने से हमारी गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी। हमें ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर नहीं रहना पड़ेगा, ना इतनी गरीबी में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। पर देखो, हम तो उससे भी ज्यादा गरीबी की कतार में खड़े हो गए। अब क्या करेंगे हम? आप बाजू तो अपाहिज बनकर घर में बैठ गए। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें क्या पता था कि हमारे साथ ये हादसा हो जाएगा। बहू, तुम मेरे साथ कपड़े सिलाई का काम करो, हम सब मिलकर अपने परिवार का गुजारा चला लेंगे। माँ जी, आपकी सिलाई में क्या रखा है? महीने में तो आपके पास 1 या 2 ग्राहक आते हैं। अब क्या हम जीवन भर ऐसे फटे पुराने कपड़ों में रहें? साक्षी, अब तुम पांचों मिलकर ही गांव से काम करके पैसा कमाओ ना, क्योंकि अब तो हम पांचों भाई किसी काम के लायक नहीं रहे। अब तुम्हें ही अपने इस परिवार को चलाना है। अरे कैसे करी काम? ये फटे कपड़े पहनकर शादी हुई, तब से एक ड्रेस तक नहीं दिला पाए आप हमें। शादी के पहले दिन से चटनी चुटनी खाकर गरीबी में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। हम नहीं जाएंगे ऐसे फटे कपड़े पहनकर बाहर। इतनी गरीबी देखकर कमला की पांचों बहुएं बहुत टूट जाती हैं। उनके पति पहले गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते थे, पर शादी के बाद से उन्हें भी धीरे धीरे काम मिलना बंद हो जाता है। अपने परिवार की गरीबी देखकर पांचों शहर पैसा कमाने जा रहे थे, पर इस हादसे ने पांचों को जीवन भर के लिए अपाहिज बनाकर रख दिया था। तभी कमला गांव में आती है। मेरी सिलाई का काम तो इतना नहीं हो रहा, अब मुझे ही दूसरा कोई काम देखना होगा। बूढ़ी कमला को भी लग रहा था कि उसका पांचों जवान बहुएं फटे कपड़े पहनकर गांव में काम करने नहीं जा सकती। तभी वो काम की तलाश में एक छोटे से खेत के पास आती है, जहां बलराम नाम का एक आदमी अपने खेत में लगे तरह तरह के फूलों को तोड़ रहा था। तभी कमला उससे काम मांगने लगती है। हाँ, काम तो है। मैं ये सारे फूल रोज गांव में ले जाकर बेचता हूँ। क्या तुम मेरे ये फूल गांव में ले जाकर बेचोगी? इसके बदले में मैं तुम्हें रोज के 300 रुपए दिया करूंगा। हाँ, मैं बेचूंगी ना। तभी बलराम कमला को टोकरा भरकर कई सारे ताजे फूल देता है और कमला वो लेकर गांव में बेचने चली जाती है। शाम तक कमला सारे फूल बेच देती है और बलराम उसे 300 रुपए दे देता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। कमला के परिवार वालों को रोज 300 रुपए में अपना गुजारा करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन रात में, माँ जी, हमारे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। इन्हें कितनी बार आपने सिया है, फिर भी ये जगह जगह से फटते जा रहे हैं। अब इन फटे कपड़े पहनने में हमें भी शर्म आ रही है। बहू, अब मैं तुम पांचों के लिए नए कपड़े कहाँ से लाऊं? मेरी सिलाई का काम भी बंद हो चुका है और फूल बेचकर मैं जो पैसे कमाती हूँ वो सारे घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। माँ जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? इन फटे कपड़ों में हमें घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। बात तो सही है, बहुएं आखिर जवान हैं, वो कब तक ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनेंगी? अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन कमला फिर से बलराम के खेत के फूल लेकर गांव में आती है। तभी फूलों को देखकर कमला के मन में एक उपाय आता है। अरे वाह, ये उपाय मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? एक काम करती हूँ, मैं फूलों और पत्तों से साड़ियाँ बनाती हूँ। मेरे पास कपड़ों की तो बहुत सारी कतरन है और मैं सिलाई करना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अपनी बहुओं के लिए फूलों और पत्तों की साड़ियाँ बनाती हूँ। शाम का समय, कमला बलराम के खेत में आती है और वहां से लंबे लंबे कई सारे पौधों के पत्ते, कई सारी डालियां और कई सारे खूबसूरत से फूल ले आती है और घर आकर उन सबको अपनी बारीक कपड़ों की कतरन से जोड़कर एक बड़ी ही खूबसूरत सी फूलों और पत्तों की साड़ी बना देती है। रिया बहू, ये देख, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर सी फूल और पत्तों की साड़ी बनाई है। ले, इसे पहन ले बहू। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो कितनी प्यारी लग रही है। रिया उस फूलों पत्तों से बनी साड़ी को पहन लेती है। उस खूबसूरत सी साड़ी को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह माँ, ऐसी साड़ी तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगी।
हम तो पहली बार ऐसी साड़ी देख रहे हैं। अब मैं घर से बाहर जा सकूंगी क्या माँ जी? आपने केवल जिठानी जी के लिए ही साड़ी बनाई, हमारे लिए नहीं? कल से तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी बहू। माँ जी, अब कल से मैं भी आपके साथ फूल बेचने आऊंगी। अगले दिन रिया कमला के साथ वहीं फूलों से बनी साड़ी पहनकर गांव में कमला के साथ फूल बेचने लगती है। तभी गांव वाले रिया की फूलों पत्तों से बनी साड़ी देखकर दंग रह जाते हैं। अरे भाई, कितनी खूबसूरत फूलों पत्तों से बनी साड़ी है ये, ऐसी साड़ी तो हमने आज तक नहीं देखी। अरे हाँ, कहाँ से खरीदी आपने ये साड़ी? ये मैंने खरीदी नहीं है, ये मेरी माँ जी ने अपने हाथों से बनाई है। क्या हाथों से बनाई है? वो भी इतनी खूबसूरत साड़ी। अरे वाह, आप तो बड़ी कलाकार हैं। अरे हमारे लिए भी ऐसी फूलों पत्तों से बनी साड़ियाँ बना दीजिए ना। आपका जो भी पैसा होगा हम देने को तैयार हैं। हाँ, मेरे लिए भी बना दीजिए ना, मैं भी आपको इसके बदले पैसे दूंगी। ये सुनकर कमला रिया बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी आपके लिए साड़ियाँ। तभी सुजाता समेत कई सारी महिलाएं कमला को एडवांस में फूलों और पत्तों से बनी साड़ियाँ बनाने के लिए पैसे देकर चले जाते हैं। वाह माँ जी, हमें तो एक नया कारोबार मिल गया करने को। अब मैं भी आपके साथ साड़ियाँ बनवाऊंगी। उसके बाद वो दोनों पैसे लेकर बलराम के पास आते हैं और उसे पैसे देकर उससे फूल और कई सारे पत्ते और कई सारी डालियां ले आते हैं और सब मिलकर कमला के साथ वो फूलों पत्तों से साड़ियां बनाने लगते हैं। इसी तरह रोज कमला बलराम के खेत से फूल लेकर गांव में बेचने जाने लगती है और उसकी बहुएं घर में रहकर लोगों के लिए फूलों पत्तों से साड़ियां बनाने लगी और रात को कमला भी आकर साड़ियां बनाने लगती। अब कमला की पांचों बहुएं भी वो फूलों पत्तों से बनी साड़ियां पहनने लगी। एक दिन सबने वो फूलों पत्तों से बनी साड़ियां पहनी थी। माँ, आपने अपने साथ अपनी बहुओं को भी कामयाब बना दिया। देखा रिया, तुम कह रही थी कि अपना गुजारा कैसे होगा। अब देखो, तुम सबके पास इतना काम आ गया है कि तुम्हें खाने तक की फुर्सत नहीं है। जी, ये सब तो माँ जी के कारण मुमकिन हो पाया है। माँ जी की इस नई फूलों पत्तों से बनी साड़ी ने हमारा तो जीवन ही बदल दिया। माँ जी, अब हम जीवन भर आपकी बनाई फूलों पत्तों की साड़ियाँ पहनेंगे। जी माँ जी, और हम भी आपके साथ लोगों के लिए फूलों पत्तों की साड़ियाँ बनाकर खूब पैसा कमाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे मैंने अपनी अकल से काम चलाकर अपने गिरते परिवार को कामयाबी के रास्ते पर ले आई हूँ। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई परेशानी या मुसीबत हम पर आती है तो हमें हमेशा अकल और समझदारी से काम लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली नई सोच, नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और लोगों की मदद करते रहें। इस हफ्ते में मॉनसून का महीना शुरू हो जाएगा। एक काम करती हूँ, शादी की बची कुची शॉपिंग आज ही कर लेती हूँ। वैसे भी अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। इतने में गायत्री का बेटा विशाल वहाँ आता है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मगर आज जल्दी घर आ जाना, बहू के गहने बनवाने चलना है। ये लीजिए विशाल भैया, आपका टिफिन। थैंक यू सो मच छोटी। पूरे घर में एक विशाल ही था जो गुंजन से प्यार से बात करता था, मगर गायत्री गुंजन को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि गुंजन गायत्री की सौतेली बेटी थी। शाम को गायत्री अपनी होने वाली बहू समीरा के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है, मगर अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं खरीदती, जिस वजह से शादी के दिन बेचारी गुंजन पुराना सा सूट पहनती है। अरे ये क्या गुंजन, आज तेरे भाई की शादी और तूने ये पुराना सा सूट पहना है? सच बता, माँ ने तुझे शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं खरीदे ना? अरे नहीं नहीं भैया, माँ तो मेरे लिए महंगा सा लहंगा खरीद रही थी, मैंने ही उन्हें मना कर दिया। पहले ही शादी में इतना खर्चा हो चुका है और मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरे भैया की शादी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब गुंजन ने झूठ बोला, बल्कि हर बार की बात थी, क्योंकि गुंजन नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर परिवार टूटे। थोड़ी ही देर में बारात बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाती है, जहां समीरा और विशाल की शादी हो जाती है। मगर विदाई के वक्त अचानक से बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे राम जी, इस बारिश को भी बहू की विदाई के वक्त ही शुरू होना था क्या? ओह नो, शिट 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 शिट, कितनी जोर से बारिश हो रही है। अगर इस बारिश की एक भी बूंद मेरे चेहरे पर गिर गई तो मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। एक तो ये लहंगा इतना हैवी है, कोई मेरी हेल्प करो।
इतने में गायत्री आगे आकर अपनी बहू को गाड़ी में बिठाती है। बहू जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। थैंक यू सो मच मम्मी जी। तभी गुंजन जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है तो गायत्री गुस्से से अपनी बेटी को झड़प देती है। अरे ओ गुंजन, यहाँ कहाँ अंदर चली आ रही है? वो माँ, सारी गाड़ियाँ बारातियों के साथ जा चुकी हैं, बस यही गाड़ी बची है, मुझे भी बैठा लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, इस गाड़ी में बस हम दोनों सास बहू ही जाएंगे। तू पैदल घर चली आना। आखिरकार गायत्री अपनी बेचारी बेटी को वहीं बारिश में भीगता छोड़कर अपनी समीरा बहू के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। लाचार गुंजन लगातार बारिश में भीगते हुए पैदल पैदल घर जाने लगती। तभी सड़क से तेजी में गई एक कार से ढेर सारा कीचड़ बेचारी गुंजन के चेहरे और कपड़ों पर लग जाता है। बेचारी गुंजन सारे रास्ते रोते रोते घर पहुंचती है। अरे छोटी, कहाँ रह गई तू? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। वो भैया, मैं गलती से वहीं रह गई थी। गुंजन को कीचड़ में सना हुआ देखकर घमंडी बहू उसे घिन करते हुए कहती है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। गुंजन वहीं रुक, पहले बहू का गृह प्रवेश होगा, फिर तू अंदर आएगी। ठीक है माँ। फिर गायत्री अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और समीरा अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह से शादी का समारोह खत्म हो जाता है और विशाल ऑफिस चला जाता है। मगर समीरा सुबह से 10 बजे तक भी सोई होती है। वहीं गुंजन एक सुबह की उठी हुई काम कर रही होती है। तभी समीरा रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। उठ गई मेरी प्यारी बहू। बता मेरी प्यारी बहू, ब्रेकफास्ट में क्या खाएगी? अचानक से बिजली चमकने के साथ बहुत जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर समीरा खुश होकर कहती है, देखिए मम्मी जी, क्या इंसिडेंट है। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और पहली बारिश भी। मैं इसे खूब अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, तेरा जो दिल करे तू वो कर, ये तेरा अपना घर है। एक तरफ जहाँ समीरा को अपने ससुराल में अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिली थी, वहीं बेचारी गुंजन के लिए, जो कि उस घर की बेटी है, वो घर उसका अपना होते हुए भी अपना नहीं था। समीरा को बारिश में भीगते देखकर गुंजन को भी बारिश में भीगने का मन हुआ। मगर जैसे ही वो छत पर जाने लगी, गायत्री उसे टोकती है। अरे ओ मेरी सौतेली बेटी, कहाँ जा रही है तू? माँ, मुझे भी बारिश में नहाने का बड़ा मन है, थोड़ी देर में नहा कर आ जाऊं। कोई जरूरत नहीं है तुझे बारिश में नहाने की। मगर माँ, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। और वैसे भी इस बारिश में नहाकर भी तेरे रगों में दौड़ रहा गंदा खून साफ नहीं हो जाएगा। तू तेरी माँ और मेरे पति की गलती की निशानी है। तुझे देखती हूँ तो हर रोज मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। मगर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? भले ही मुझे किसी और ने जन्म दिया है, मगर मैं आपको अपनी ही माँ मानती हूँ। ऐसा कहते हुए बेचारी बिन माँ की बेटी की आंखें छलछला जाती हैं। मगर गायत्री के दिल पर इसका कोई असर नहीं होता। बस कह, ये झूठ मूठ के आंसू, इन्हें देखकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। जा जाकर मेरे और मेरी बहू के लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय बना कर ला। बेचारी गुंजन चुपचाप किचन में जाकर समोसे बनाने लगती है, मगर उसका पूरा ध्यान बाहर हो रही सुनहरी बारिश की तरफ ही था, जिसमें वो खुलकर खुशी से नाचना और भीगना चाहती थी। कुछ देर बाद गुंजन चाय समोसे लेकर बाहर आती है, जहां समीरा भीगे हुए कपड़ों में सोफे पर बैठी होती है और गायत्री बड़े प्यार से अपनी बहू के बाल पोंछ रही थी। बहू, क्या जरूरत थी इतनी बारिश में भीगने की? देखो पूरे कपड़े और बाल गीले कर लिए, अगर बीमार पड़ गई तो? मम्मी जी, आप जो इतने प्यार से मेरा ख्याल रख रही हैं, मैं बीमार कैसे होंगी? अरे वाह, गर्मा गर्म चाय समोसे तेरे लिए ही बनवाए हैं बहू, खा ले। और तू गुंजन, ये घर में गंदगी और पानी फैला हुआ है, अच्छे से पोछा लगा दे। ठीक है माँ, अभी कर देती हूँ। एक तरफ जहाँ सास बहू बड़े मजे से सोफे पर बैठी बारिश के मौसम का मजा उठा रही थी, वहीं बेचारी बेटी कामों में लगी रही। अब ऐसे ही जब भी बारिश होती, गायत्री अपनी बहू की एक फरमाइश पर उसके लिए कभी पिज्जा, कभी रबड़ी, जलेबी लाने के लिए बेचारी गुंजन को भरी बारिश में भेज देती। फिर एक दिन, आज सावन का पहला सोमवार है, प्रसाद, फूल, फल, बेलपत्र सब रख लिया। अब जल्दी से चली जाती हूँ, वरना मंदिर में भीड़ हो जाएगी। गायत्री पूजा करने मंदिर चली जाती है, मगर घर लौटते वक्त वो बारिश में
गिर जाती है। मूसलाधार बारिश के कारण सड़क पर घुटनों भर पानी भर जाता है और गायत्री का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, ये मेरा पैर कहाँ फंस गया, दिखाई नहीं दे रहा है। गायत्री अपना पैर निकालने की कोशिश करती है मगर एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और गायत्री काफी देर तक वहीं बारिश में बेहोश पड़ी होती है। तभी वहां से गुजर रही गुंजन अपनी माँ को देखकर घर ले आती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी? देखिए, इनके दोनों घुटनों में गहरा फ्रैक्चर आया है, इसलिए अब ये कुछ महीनों तक चल फिर नहीं पाएंगी। इनका ख्याल एक बच्चे की तरह रखना होगा। शायद इन्हें बाथरूम ले जाना और ले आना भी आपको देखना होगा। समीरा, आज से माँ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सॉरी विशु, ये सब मुझसे नहीं होगा, मुझे घिन आती है। तुम घर में मेड रख लो। किसने कहा था इन्हें बारिश में जाकर मुसीबत मोल लेने को? उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। गुंजन की बात सुनकर बिस्तर पर बेसुध पड़ी गायत्री की आंखें डबडबा जाती हैं। गुंजन दिन रात अपनी माँ के खाने पीने से लेकर उसे बाथरूम ले जाना ले आने का भी पूरा जिम्मा उठाती है और गायत्री पहले की तरह ठीक हो जाती है, जिसे देखकर खुशी से गुंजन की आंखें भर आती हैं। भगवान का शुक्र है माँ, तुम ठीक हो गई। नहीं मेरी बच्ची, ये तेरी मेहनत है जिसे आज तूने अपनी माँ को उसके पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे हमेशा गालियां देती रही, तुझसे नफरत करती रही और जिस बहू की खुशी के लिए मैं अपना सब कुछ लुटाती रही, उसने दुख में मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। जाने दीजिए माँ, समीरा भाभी के अंदर इतनी ही समझदारी थी, उन्हें एक मौका दे दीजिए। मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गायत्री अपनी बहू को माफ कर देती है और अब तक गुंजन जिस अपनेपन और माँ के प्यार के लिए तरसती रही, अब उसे अपनी माँ से वो प्यार मिलने लगा और बारिश का मौसम जाते जाते उस बेटी की झोली को खुशियों से भर जाता है।